हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये जो क्लासेस हैं ये एमपीपीएससी मेंस को टारगेट करके चल रही हैं और इसके अंतर्गत हम आपको उद्यमिता को पढ़ा रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ा रहे हैं और पहली यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज के लेक्चर को जैसे ही आप पूरा करेंगे वैसे ही आज जो आखिरी टॉपिक है उस आखिरी टॉपिक पर हमें आपसे चर्चा करनी है। इससे पहले ये सारे टॉपिक हमने आपको कवर करा दिए कि उद्यमिता की अवधारणा क्या है, उद्यमशीलता के लक्षण, सिद्धांत, नए उद्यम प्रबंधन के प्रमुख मुद्दे क्या हैं, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप के सामने कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं, ये सब कुछ आपने देख लिए हैं। आज की जो कहानी का एजेंडा है वो एजेंडा है भारत में उद्यमशीलता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान। मतलब आज हम पूरी बात करेंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप का इंडिया में। जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कैसे भारत में विकसित हुई ये समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें दो इम्पॉर्टेंट स्कीम है, एक स्टार्टअप इंडिया है और एक मेक इन इंडिया है, और ये सीधी पेपर में पूछी जाएगी, सीधी आपसे पूछी जा सकती है, इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आज का डिस्कशन का पूरा रहेगा कि सबसे पहले हम जर्नल इंट्रोडक्शन देखेंगे जो कि हमेशा जानना जरूरी है, फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट असिस्टेंस इन इंडिया, वो सारे के सारे संस्थान उद्यमिता विकास में जो मदद करते हैं, जो सहायता करते हैं, उन संस्थानों पर चर्चा की जाएगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेजर प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया। ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो उद्यमिता को विकसित करने में भारत में फेस किए जाते हैं। पूरा एक क्रम है कि सबसे पहले आप उद्यमिता को समझिए, फिर उन संगठनों को समझिए जो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं एंटरप्राइज को डेवलप करने में, फिर कौन से चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं, रीजन फॉर द स्लो ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, ऐसे कौन से रीजन है जिसके कारण हमको स्लो ग्रोथ देखने को मिलती है, और फिर हम बात करेंगे सजेशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, क्या हमारे सजेशन हो सकते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम सरकार कौन कौन से प्रोग्राम यहाँ पर लेकर आई है, उन सभी प्रोग्राम पर चर्चा की जाएगी। और लास्ट में गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सरकार के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसमें मेक इन इंडिया और स्टार्टअप एंड स्टैंड अप, ये कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाते हैं। और इससे हम समझ सकते हैं कि भारत सरकार अब स्टार्टअप को लेकर काम कर रही है और पिछले कुछ समय पर हमें इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली है भारत के अंतर्गत स्टार्टअप या एंटरप्राइजेस में। चलिए समझते हैं। सबसे पहले भारत का गौरवमयी इतिहास अपने पुरातन काल से ही अगर हम बात करें, इंडियाज ग्लोरियस हिस्ट्री हैज़ बीन फुल ऑफ आर्ट, क्राफ्टमैनशिप एंड एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सिंस एंशिएंट टाइम। अगर भारत के इतिहास को उठा के देखते हैं, एंशिएंट टाइम को उठा के देखते हैं, तो एंशिएंट टाइम में जो एंटरप्रेन्योरशिप है या उद्यमिता है, ये उद्यमिता भारत में बहुत बड़े स्तर पर देखने को मिल जाती है। ये उद्यमिता का विकास प्राचीन काल से हुआ है जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट या आर्टमैन या क्राफ्टमैन जो हैं, ऐसे लोग जो हस्तशिल्प का काम करते थे, कपड़ों का काम करते थे, कढ़ाई बुनाई का काम करते थे, ये सब क्या है, ये सब एंटरप्राइजेस ही तो हैं। आज बड़े लेवल पर स्केल अप हो गया है तो कपड़ा इंडस्ट्री बन गया है, लेकिन पहले जो लोकल लेवल पे काम किया जाता था लोकल कारीगरों के द्वारा, तो भारत में जो उद्यमिता है या एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये नया नहीं है, ये बहुत ही पुराना है और प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम से। और इन्हीं चीज़ों ने भारत को दैट टाइम इन एंशिएंट एरा इवन 1700 या 1800 के अराउंड भी आप लोग देखते हैं तो भारत पूरी दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी का 1/3 पार्ट अपने पास रखता था। जितना भी वर्ल्ड ट्रेड होता था उसका 1/3 मतलब 33% शेयर इंडिया का था। आज यूएसए और चाइना इस लेवल पे पहुंचने में बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम एंशिएंट टाइम पे यहाँ पर थे, लेकिन जो ब्रिटिश रूल हुए, इससे पहले मुगल जो आए, उन लोगों ने भारत को इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा कि हमारी इकोनॉमिक हालत खराब होते चले गए। अदरवाइज हम बहुत ज़्यादा डेवलप, बहुत ही संपन्न इकोनॉमी हुआ करते थे। तो प्राचीन काल से ये चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। तो उद्यमिता नया नहीं है भारत के लिए, पुराना कंसेप्ट है।
इनके सत्यापन अलग अलग लोगों ने दिए हैं। जैसे चीनी यात्री ह्युनसुआंग ने भारत यात्रा विवरण में मिलता है, जिसमें भारतीय हस्त कौशल एवं शिल्पकला की प्रशंसा की गई है। जितने भी फॉरेन ट्रेवलर आए थे भारत, उन फॉरेन ट्रेवलरों ने भारत की जो हस्तकला है, हस्तकला की तारीफ जरूर की होगी। तो जब भी आप इसके सामान्य परिचय को लिख रहे होंगे, सामान्य परिचय में शुरुआत आपको यहीं से करनी है कि भारत में जो एंटरप्रेन्योरशिप है या एंटरप्रेन्योरशिप की हम लोग बात करते हैं, ये एंटरप्रेन्योरशिप नया कंसेप्ट नहीं है, ये काफ़ी पुराना है और इतिहास के समय से चला आ रहा है। ऐतिहासिक विवरण इनके मिलते हैं। बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर जो हैं, विदेशी यात्री आए और सभी विदेशी यात्रियों के द्वारा भारत के अर्थव्यवस्था की तारीफ की गई है कि यहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर है, जो डिज़ाइन है, जो वर्क है, ये प्राइजलेस है, इसको कोई बीट नहीं कर सकता है। तो ह्युनसुआंग का हमने दिया है। आप एक किसी भी व्यक्ति का 5 यान का देना चाहे 5 यान का दे सकते हैं, जिसका देना चाहे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंट्रोडक्शन में आप इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब भारत सरकार ने जो उद्यमिता विकास के संगठन है, इन संगठनों की जब भी हम लोग बात करते हैं तो ऐसे संगठनों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे केंद्रीय स्तर के संगठन, राज्य स्तरीय संगठन एवं अनुसंधान परीक्षण एवं मानक संगठन, मतलब 3 स्तर हैं। देखो क्या बोलोगे, भारत सरकार ने उद्यमिता विकास कार्यक्रमों के संचालन एवं उद्यमियों की सहायता करने के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की है। ये संस्थान उद्यमियों को प्रशिक्षण देने, व्यवसायों को परामर्श देने, संगोष्ठियों का आयोजन करने और विभिन्न अनुसंधान आदि के अनेक कार्य करते हैं। तो आप ये लिखेंगे कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जिन संगठनों, जिन संस्थानों की स्थापना की गई है, वे उद्यमिता विकास के संगठन कहलाते हैं। ये संगठन 3 स्तर के हैं, एक केंद्रीय स्तर है, एक राज्य स्तर है और एक और लेवल हमको देखने को मिल रहा है जो रिसर्च एंड एनालिसिस करता है, जो R&D करता है। R&D बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज के डेवलपमेंट को लेकर, ध्यान रखना। तो इनके 3 स्तर है। अब यहाँ से 2 मार्कर में क्वेश्चन यही बन सकता है कि उद्यमिता विकास के जो संगठन है उनके कितने स्तर होते हैं। आप बता देंगे 3 स्तर है। 3 स्तर कौन कौन से हैं? एक है सेंट्रल लेवल, एक है स्टेट लेवल, एक है R&D, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करता है। ये 3 स्तर हमको देखने को मिल जाते हैं योजना के संगठन में मदद करने वाले। और उद्यमिता विकास के सहायक संगठन कौन कौन से हैं? देखो भाई, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास मंडल, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक, खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड। ये ऐसी चीजें हैं जो भारत में कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। ये जो संगठन है, इन संगठनों के नाम लिख लीजिए क्योंकि ये हमसे पूछे जा सकते हैं। ये पूछे जा सकते हैं कि भाई जिला उद्योग केंद्र, ठीक है, आविष्कार संवर्धन बोर्ड है। ये सारे के सारे वो संस्थान हैं जो कहीं ना कहीं उद्यमिता विकास को मदद करते हैं। या अगर आप एक उद्यमी हैं और सफल बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो इन लोगों से आप इन संस्थानों में जाके बात कर सकते हैं। और जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपने बिजनेस को सेट करने में, ठीक है, या अपना जो ठीक तो इस बात को आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कौन कौन संस्थान है? आप इनमें से बहुत सारे जानते हैं। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, बेटा समझो, ऐसे बोर्ड जो इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, उन सभी बोर्डों को हम हस्तशिल्प बोर्ड के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। और इन संस्थानों को आप कहीं ना कहीं जानते ही हैं। इनमें कुछ आधे नाम तो आपने सुन रखे होंगे, ठीक है भाई। अब प्रमुख समस्याएं क्या है? उद्यमिता विकास के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं? देखो, इंडस्ट्री को अगर आपने पढ़ा है इंडस्ट्री को, तो इंडस्ट्री के सामने जो चैलेंजेस हमने पढ़े हैं, कभी भी अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी होगी या हम आपसे बात करें जो MP की इकोनॉमी पढ़ी है, तो हमने क्यों भारत में कम इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट देखने को मिलती है, इसको कई बार एनालाइज किया है। और वही कारण है कि इंडिया में स्टार्टअप या जो एंटरप्राइजेस हैं ये कम हुए हैं, और यही कारण है कि कम एंटरप्रेन्योर देखने को मिलते हैं भारत में। हालांकि पिछले 10 सालों में एंटरप्राइजेस भी बढ़े हैं, एंटरप्रेन्योर भी बढ़े हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप की हम लोग बात करते हैं उद्यमिता की, ये भी बहुत अच्छे स्तर पर पहुंची है। तो कौन से चैलेंजेस हैं, जरा इन चैलेंजों को समझने की कोशिश करते हैं।
भारत में उद्यमिता के समुचित विकास के क्रम में अनेक समस्याएं व बाधाएं हैं, ये इसकी हेडिंग हो जाएगी। देयर आर मेनी प्रॉब्लम एंड ऑब्स्टिकल्स इन द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। बहुत सारे हैं ये समस्याएं, उद्यमशील प्रवृत्तियों व स्वस्थ औद्योगिक विकास के लिए चुनौतियों के रूप में प्रकट होती हैं। अब जब आप कोई इंडस्ट्री लगाने जा रहे होते हैं तो उस इंडस्ट्री लगाने के समय बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने मिले। ऐसे समझिए कि दो लोग हैं, एक मैं हूं और एक दूसरा व्यक्ति है। अब उसको दो जगह, जैसे मैं इंडिया में काम कर रहा हूं और सामने वाला व्यक्ति कहीं बाहर काम कर रहा है, हम लोगों ने एक साथ सोचा, एक साथ प्लान बनाया। मैं अभी तक परमिशन लेने में ही लगा हुआ हूं और वो 6 महीने के अंदर अंदर प्रॉफिटेबल होने पे आ गया है। प्रॉफिटेबल होने पे नहीं आया है तो कम से कम उसका एक बिजनेस सेट होने की उस पर तो आ गया होगा कि धीरे 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 अब उसको स्केल अप करके प्रॉफिटेबल हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ कानूनों के लिए पेपर ही तलाशते रहते हैं। कभी ये रजिस्ट्रेशन, कभी वो रजिस्ट्रेशन, फिर ये लॉज वो लॉज, दुनियादारी के इतने लॉज हैं। तो ये सब क्या है सर, ये सब चैलेंजेस हैं, ये सब ऑब्स्टिकल हैं एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने में भारत में। ठीक है भाई, ये चैलेंजों की लिस्ट आपको देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या क्या है बेटा, पूंजी की समस्या। किसी भी चीज को शुरू करने में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल है। मुझे कुछ भी शुरू करना है, जैसे मान लीजिए मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मैं कोई एंटरप्राइज को शुरू करना चाहता हूँ। अब शुरू तो कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। शुरू करने के लिए पैसा तो मैं इकट्ठा कर लूंगा। बहुत सारे लोग तो शुरू करने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते। मान लीजिए जैसे तैसे जोड़ तोड़ के मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया शुरू करने के लिए, लेकिन अब वो कब तक चलेगा, कब प्रॉफिटेबल होगा, कब उसकी रनिंग कॉस्ट निकलेगी, ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो सर्वाइवल के लिए पैसा भी हमको चाहिए होता है। तो पूंजीगत समस्या एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आबादी इतनी है, रिसोर्सेस कम हैं, तो पैसे की प्रॉब्लम हमको देखने को मिल जाती है। इस बात को ध्यान रखना। तो पैसे की जो प्रॉब्लम है, उस पैसे की प्रॉब्लम के कारण भारत में एंटरप्राइज उतने अच्छे नहीं बड़े हो पाते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं, बहुत सारे बिजनेस शुरू होते हैं, लेकिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने में जाके वो बंद हो जाते हैं। जहां से बिजनेस उठना शुरू होगा वहां जाके ये लोग बिजनेस को बंद कर देते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है सर, कैपिटल, कुशल प्रबंधकों की अभाव। ये मैंने पर्सनली नोट फील किया है, जहां भी हम काम किए हैं कुछ जगह, वहां लैक ऑफ स्किल्ड मैनेजर। जो मैनेजर हैं इनकी कमी हमें जरूर देखने को मिलती है। वर्कर हैं पर स्किल्ड मैनेजर नहीं है। तो स्किल्ड मैनेजर्स का जो लैक है हमको देखने को मिल जाता है। लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो व्यावसायिक शिक्षा है और प्रशिक्षण है, इसका भी अभाव है। हमने कभी स्कूल और कॉलेज एजुकेशन के अलावा दूसरी किसी एजुकेशन पर काम करने का सोचा ही नहीं कि हम वोकेशनल एजुकेशन भी लें या स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को अटेंड करें। भारत में एक बच्चा स्कूल और जो कॉलेज जाता है वो कहीं ना कहीं डिग्री लेने के लिए जाता है, दूसरा और कोई उसका पर्पज़ यहाँ पे नहीं होता है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग की कमी है, और जो एजुकेशन है उसमें तो बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। हम उनको दूर करेंगे तो डेफिनेटली जो एंटरप्राइजेस हैं या एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बेहतर देखने को मिलेगी। बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन फ्रॉम बिग इंडस्ट्रीज, कर एवं व्यय भार की अधिकता, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए जाते हैं, प्रेरक तत्वों का अभाव, मोटिवेशनल लैक ऑफ मोटिवेशनल फैक्टर्स, और सरकारी नीतियाँ। सरकार की नीतियाँ भी काफ़ी हद तक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि उद्यमिता विकास नहीं हो पाता है भारत में। आप इन पॉइंटों को लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के समझते हैं थोड़ी सी कहानी। और पूरी उद्यमिता को बड़े आराम से आप पूरी यूनिट 1 को तैयार कर पा रहे हैं, और यही चीज़ हमको सीखनी है कि धीरे धीरे हम कवर कर लें, बट कर लें, कवर हो जाना चाहिए। चलिए तो लिख लें कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सरकारी नीतियाँ भी हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स भी हैं, हम मोटिवेट नहीं होते। जैसे आप लोग देखेंगे कि भारत में जो है अभी जो कल्चर हमको देखने को मिल रहा है, हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे ज़्यादा भागते हैं। जैसे हम भी आपको उसी चीज़ के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप कैपेबल इनफ हैं, अगर आप कैपेबल इनफ हैं और आपके अंदर स्किल है, तो हमें किसी ना किसी तरीके की इंडस्ट्री शुरू करनी चाहिए। एक, क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं, हम इकोनॉमी में ज़्यादा बड़े लेवल पर कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, और ज़्यादा बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि हम नेशन बिल्डिंग में ज़्यादा हेल्प कर पाते हैं, और वही चीज़ हमको करनी है।
जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप अगर सोसाइटी को सर्व करना चाहते हैं तो फिर आप जॉब कीजिए। भाई जॉब के साथ मैं सोसाइटी को सिर्फ सर्व कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कोई बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, कोई इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, तो मैं सोसाइटी को एम्पावर भी कर सकता हूँ, लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, इनकरेज कर सकता हूँ और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दे सकता हूँ। जॉब लेके मैं बिल्कुल हेल्प कर सकता हूँ। जॉब लेके सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको बेहतर इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने कोई इंडस्ट्री शुरू की तो मैं गरीब लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा के उनको अच्छी लाइफ जीने का जो फार्मूला है वो सिखा सकता हूँ। इसीलिए हमने काम करना चाहिए और ये कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है, भारत में उद्यमिता विकास के धीमे कारण क्या कारण है? हमारे देश में उद्यमिता के समुचित विकास के क्रम में अनेक समस्याएं व बाधाएं उत्पन्न होती रही हैं। ये समस्याएं व बाधाएं उद्यमशील प्रवृत्तियों व स्वस्थ औद्योगिक विकास के लिए चुनौतियों के रूप में प्रकट होती हैं। इन समस्याओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो समझो, स्लो डेवलप होने के पीछे जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़ा कारण है। भाई प्रॉब्लम अगर है तो कोई चीज कैसे ग्रो कर सकती है? उसको ग्रो होने में समय लगेगा ही लगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बहुत सारी चुनौतियों के कारण भारत में उद्यमिता विकास काफी स्लो हुआ है। और आप देखिए इनको क्या कारण है धीमे विकास के कारण। अभी तक हमने आपको बताया कि उद्यमिता जो है कम उद्यमी होने के पीछे क्या कारण है, या कैसे कौन कौन सी चुनौतियां, कौन कौन से चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं। अगर आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो जो चैलेंजेस हमने आपसे डिस्कस किए सारे के सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। इनमें चाहे वो पैसे की कमी हो, फिर मैनेजमेंट की कमी हो, एक्सेसिव टैक्सेशन हो, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, मोटिवेशन, और एक जो स्टीरियोटाइप है, पैट्रिकल सोसाइटी, गवर्नमेंट जॉब, ये सब चीजें क्या है? चैलेंजेस हैं। तो चैलेंजेस लिख पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के समझने की कोशिश करते हैं क्यों इतनी स्लो इंडस्ट्रियल या इतना स्लो विकास हुआ है उद्यमिता का। उद्यमीय मनोवृत्ति का अभाव, मतलब जो हमारे पास लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड ही नहीं है। आज भी मैं अगर आपसे बात करूं, 10 बच्चों को इकट्ठा कर लूं, अननोन 10 बच्चों को, उन 10 बच्चों से पूछा जाए कि तुम जॉब करोगे, जॉब या अपना बिजनेस शुरू करोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये 10 में से 9 बच्चे ऐसे होंगे जो जॉब की बात करेंगे, और ये 9 में से 9 ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे। ये प्राइवेट जॉब की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक चीज सिखाई गई है हमारी सोसाइटी ने कि पैसा आता रहे, भले कम आता रहे। घर वाले भी यही सिखाते हैं। हम अब तो जिस एज में हैं उसमें शादी ब्याह की बातें भी होती हैं, तो उसमें भी यही सिखाया जाता है। तो एक फिक्स पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। तो जो एटीट्यूड है वो हुआ ही नहीं है। अब आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, 2-3 कम्युनिटी हैं, जैसे एक जैन कम्युनिटी है, एक सिंधी कम्युनिटी है, ठीक है। ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं? ये बिजनेस करते हैं और इनके जो बच्चे हैं आपको बिजनेस करते ही मिलेंगे। मारवाड़ी हुए, गुजराती हुए, ये अच्छे बिजनेसमैन क्यों होते हैं? क्योंकि उनके वो एटीट्यूड है, उनको वो सिखाया गया है। उनके पढ़ने के पीछे पर्पस जॉब नहीं होता, उनको अच्छा पढ़ने के पीछे पर्पस होता है कि अपने बिजनेस को हमको स्केल अप करना है और आगे लेके जाना है। दादाजी ने पिताजी को दिया था, पिताजी हमको दे रहे हैं, हम इसको और लेके जाएंगे, इसको और बड़ा करते हैं। तो एटीट्यूड की कमी के कारण उद्यमिता का विकास बहुत स्लो स्तर पर हुआ है। वर्ण व वंशानुगत व्यवस्था, जो वंशानुगत समस्या है वो एक बहुत बड़ी रीजन है कि पिताजी जॉब करते थे, हम भी जॉब करेंगे भाई। वर्ण एंड हेरिडेटरी सिस्टम, तकनीकी शिक्षण सुविधाओं का अभाव, लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रशासनिक शिथिलता। हाँ, ये भी बहुत बड़ी रीजन है बेटा, प्रशासनिक शिथिलता। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये बहुत ही स्लो है, ना तो ये काम करते हैं, ना फाइलों को अप्रूवल देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बैठे रहते हैं गद्दियों पर और अपना रौब झाड़ते रहते हैं। तो प्रशासन इसके लिए काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हैं कि बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा है, एक सृजनात्मकता दृष्टिकोण का अभाव है, कर एवं भार की अधिकता, अनुकूल वातावरण का अभाव, राजनीतिक स्थायित्व का अभाव, विदेशी उद्यमियों के साथ प्रतिस्पर्धा, नवीन तकनीक ज्ञान का अभाव, वैश्वीकरण का प्रभाव। ये हर एक चीज जो आप देखते हैं, जो आप पढ़ते हैं, वो हर एक चीज यहाँ एक कारण है कि क्यों भारत में जो उद्यमिता है उस उद्यमिता का विकास स्लो हुआ है। आप ये सारे के सारे फैक्टरों को लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये इसी तरीके से लिखने के लिए आएगा। हो सकता है 7 मार्कर में आ जाए और हो सकता है ये सेम ऐसा कैसा आपको 10 मार्कर में लिखने के लिए आ जाए। तो आपको हर एक चीज पता होना चाहिए कि क्या कारण है। आप इन कारणों को समझ भी सकते हैं भाई। देखो,
सोच हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किस सोच के साथ काम कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। जैसे आप आईपीएल को उठा के देखिए, आईपीएल में 2 खिलाड़ी हैं, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। उनकी सोच हमको समझ में आती है, वो किस सोच के साथ काम खेल रहे हैं, और बाकी दूसरे खिलाड़ियों की भी सोच हमको समझ में आती है, वो किस सोच के साथ खेल रहे हैं। तो ये पॉइंट है, इन पॉइंटों को प्लीज आप लोग लिख लीजिए कि इन कारणों से भारत में उद्यमिता के धीमे विकास हुआ है। ठीक है भाई, क्या सुझाव है? भारत में उद्यमिता की धारणाएं और औद्योगिक क्षेत्र में सदैव नवीनता एवं आधुनिकता का दृष्टिकोण प्रस्तुत करती रही है, अतः भारत में उद्यमिता विकास हेतु निम्नलिखित सुझाव अपनाए जा सकते हैं। युवाओं में, परिवार व समाज के वातावरण में उद्यमीय प्रवृत्तियों को बढ़ावा देना होगा। उदाहरण स्टार्टअप योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना। समाजीकरण की प्रक्रिया में स्वावलंबन, कर्मशीलता, दृढ़ निश्चय, परिश्रम एवं अनुशासनबद्ध क्रियाओं को बढ़ावा देना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया हैव ऑलवेज प्रेजेंटेड द पर्सपेक्टिव ऑफ नोवेल्टी एंड मॉडर्निटी इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर. Hence, the following suggestion can be adapted for the entrepreneurship development in India. Entrepreneurial tendencies have to be promoted among the youth in the family and the social environment. ये जरूरी है, आप फैमिली में, सोसाइटी में और अपने जो कलीग हैं, दोस्त हैं, ग्रुप हैं, इन सब में आप इसको प्रमोट कीजिए। जब प्रमोट करेंगे तब जाकर ये चीज़ें आपकी बेहतर होंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें वही लिखी हुई है कि सरकारी व अन्य संस्थाओं द्वारा स्वरोजगार योजनाओं को अधिक से अधिक प्रचार किया जाना चाहिए। भारत में उद्यमिता विकास के लिए अनुकूल वातावरण के लिए उद्यमिता साहित्य का प्रचार प्रकाशन किया जाना चाहिए। भारत में उद्यमिता विकास के लिए सरकार द्वारा दीर्घकालीन योजनाओं का निर्धारण किया जाना चाहिए, जैसे एमपी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 आदि। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप उद्यमिता का विकास करना चाहते हैं तो उद्यमिता के विकास के लिए हमें जो संस्थाएं हैं, मतलब एजुकेशन है, इस एजुकेशन में उद्यमिता को शामिल करना पड़ेगा। फिर जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये वोकेशनल ट्रेनिंग हमको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, और सरकार को स्कीम चलानी चाहिए, योजनाएं चलानी चाहिए, जिससे कि जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है इसको बढ़ावा मिले। ठीक है, चलिए, उद्यमिता विकास कार्यक्रम। उद्यमिता विकास कार्यक्रम किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उद्यमी का विशेष योगदान है। उद्यमी आर्थिक विकास का संवाहक है जो देश में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग राष्ट्रीय हित में करता है। उद्यमिता के विकास के बिना अर्थव्यवस्था के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ऐसे में उद्यमिता विकास के लिए नियोजित प्रयास किए जाने चाहिए। उद्यमिता विकास कार्यक्रम ईडीपी इसी दिशा में किया गया प्रयास है। ये कार्यक्रम से उद्यमियों का निर्माण करते हैं, श्रेष्ठ समाज के निर्माण का पथ प्रशस्त करते हैं और उद्यमियों में स्वस्थ एवं रचनात्मक सोच उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब ये है कि उद्यमिता का विकास भारत में करना पड़ेगा, और इसके लिए जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम है ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, अच्छा ही कॉन्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है इनके द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अर्थ एवं परिभाषा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम से आशय क्या है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम से तात्पर्य ऐसे किसी कार्यक्रम से है जिसका उद्देश्य जन समूह से संभावित उद्यमियों की खोज करना, उनमें उद्यमिता की भावना का विकास करना तथा तकनीकी एवं प्रबंधकीय प्रशिक्षण देकर उन्हें अपना उपक्रम स्थापित करने में सहयोग देना। इस प्रकार उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अर्थ ऐसे प्रयासों से है। कहना ये चाह रहे हैं कि जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम है उसका मतलब है ऐसे प्रोग्रामों से जो समाज से उद्यमियों को निकाले कि भाई जो कैपेबल हैं उनकी कैपेसिटी को पहचाने, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, और जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बनते हैं तब तक उनको सपोर्ट किया जाए। क्योंकि अगर एक बार एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बन गया, आत्मनिर्भर बन गया, तो फिर उसमें सरकार का काफ़ी सारा फायदा है, ध्यान रखना। क्योंकि वो प्रोडक्शन करेगा, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, वो इंफ्रा को बिल्ड करेगा, वो बहुत सारी चीज़ें शुरू करेगा। ठीक है, क्या हो सकते हैं सर? उद्यमी को शिक्षण, प्रशिक्षण व्यवस्था कर उसकी बौद्धिक तकनीक क्षमताओं के बारे में पता किया जाना चाहिए। उद्यमी कार्यों के द्वारा उन्हें अपना उपक्रम स्थापित करने में सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए। जो भी वो ट्रेनिंग में सीखा है उसको इस्टेब्लिश करने में हेल्प करनी चाहिए। उद्यमी की आंतरिक शक्तियों का विकास कर
तथा उद्यमिता की प्रेरणा जागृत कर साहसिकता का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो पूरी कहानी बेटा किस पे डिपेंड करती है? पूरी कहानी मोटिवेशन पे डिपेंड करती है कि आप अगर उद्यमिता का विकास करना चाहते हैं तो उद्यमी को शिक्षण या उद्यमी को प्रशिक्षण दीजिए, आप उनको शिक्षण दीजिए, आप उनको प्रशिक्षण दीजिए, ये जरूरी है। इसी के साथ में उद्यमी कार्यों के द्वारा अपना उपक्रम स्थापित करने में सहयोग करना चाहिए। दैनिक क्रियाओं में उद्यमी व्यवहार का उत्पन्न करना तथा उसमें सुधार पर बल दिया जाता है। तो काफी सारी चीजें हैं जिसके आधार पर आप उद्यमिता विकास जो है विकास कर सकते हैं। ठीक है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? जो भी उद्यमिता विकास कार्यक्रम चल रहा है, इस उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है? आप एक बार इन उद्देश्यों को लिख लीजिए, फिर हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं कि किस उद्देश्य के साथ उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। आप इनको लिखिए प्लीज, फिर मैं आपको समझाता हूं कि इनके उद्देश्य क्या है। चलिए, तो देखिए उद्देश्य क्या है इनके? उद्देश्य बड़े सिंपल हैं कि प्रथम पीढ़ी के व्यवसायों का निर्माण करना। प्रथम पीढ़ी के व्यवसायों का निर्माण करने का मतलब है कि आप छोटे छोटे बिजनेसेस को, छोटे छोटे स्टार्टअप को शुरू कीजिए, फिर वो मीडियम रेंज के बनेंगे, फिर वो बड़े लेवल पर जाएंगे। जब भी किसी भी प्रोग्राम को शुरू किया जाता है, कोई भी स्कीम शुरू की जाती है, उसका पर्पस बड़ा सिंपल होता है कि पहले हमको छोटे छोटे गोल सेट करना है। तो उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, उसका भी पर्पस क्या है? पर्पस यही है कि सबसे पहले छोटे जो उद्यमी हैं उन उद्यमियों को, या छोटे जो प्रोग्राम हैं इन व्यवसायों का निर्माण करना, उद्यमी गुणों का विकास करना। आप धीरे धीरे व्यक्ति के अंतर्गत उद्यमी गुणों का विकास कर दीजिए टू डेवलप एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज। एक बार आपने क्वालिटी डेवलप कर दी, देखो जैसे आपके दादाजी कहते हैं कि दोस्त अच्छे होने चाहिए, जैसे दोस्तों के साथ रहोगे वैसे बनोगे, कड़वी सच्चाई है। अगर आपके दोस्त व्यवसायी हैं, वो व्यापार करते हैं, तो 90% चांसेस हैं कि आप व्यापारी बन जाओगे। आपके दोस्त अगर जॉब करते हैं तो आप जॉब ले ही लोगे, और अगर आपके दोस्त कुछ नहीं करते हैं तो आपको कभी भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कुछ करना है, आप भी कुछ करोगे ही नहीं। तो उद्यमी की जो क्वालिटी है, एंटरप्रेन्योरियल जो क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ को डेवलप करना है। अगर ये डेवलप हो गई तो ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो जाएगी। ऑटोमेटिकली एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योर बन ही जाएगा, और एंटरप्रेन्योर बनेगा तो फिर तो पूरी कहानी हमारी बदल जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी देना। जैसे भाई बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि सरकार सपोर्ट कर रही है, वो कुछ करना चाहते हैं, तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम। परियोजना निर्माण में उद्यमियों को सहायता करना, टू हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप इन प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन। उद्यमिता के लाभ दोषों में अवगत रहना, देश के सभी भागों में उद्यमिता को विकसित करना। ठीक है, ये ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, इन उद्देश्यों के साथ काम कर रहा है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। अब उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का महत्व या भूमिका क्या है? क्या महत्व है, किस भूमिका के साथ ये काम करते हैं, जरा समझते हैं। नवाचार एवं उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहन।
देश का तीव्र आर्थिक विकास एवं संतुलित विकास, ये बहुत जरूरी है। अगर देखो आपने इंडस्ट्रियों को डेवलप कर लिया, अगर इंडस्ट्री डेवलप हुई तो देश का विकास सच में काफ़ी अच्छा होता है। आज अमेरिका है, रसिया है, चाइना है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है, ये क्यों डेवलप है? हम क्यों डेवलपिंग है? क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री को डेवलप किया है। इंडस्ट्री को डेवलप करने के बहुत सारे फायदे हैं। देखो, एक तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आप मार्केट में सामान को डिप्लॉय करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, आप कैपेबल बनेंगे। जो प्राइमरी सेक्टर है, उस प्राइमरी सेक्टर के लिए स्ट्रॉन्ग एक बेस मिल गया है सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर जो सामान प्रोड्यूस कर रहा है उसको टर्सरी सेक्टर बहुत आसानी से सेल कर सकता है। तो इसीलिए इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। तो इसका फायदा क्या है कि देश में आर्थिक विकास, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग हो सकता है, पूंजी निर्माण में सहायक है, औद्योगिक वातावरण का निर्माण, उद्यमियों को कानूनी प्रावधान एवं नीतियों की जानकारी देना और उद्यमियों की शंकाओं एवं समस्याओं का समाधान करना। जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, इनका महत्व क्या है, इनकी भूमिका क्या है, आप इसको लिख लीजिए। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं कि किस महत्व के साथ या किस पर्पस के साथ ये प्रोग्रामों को चलाया जा रहा है। अब कोई भी जो प्रोग्राम है उसका पर्पस 100% ऐसा होता है कि ये किसी ना किसी काम के लिए, जैसे मान लीजिए आर्थिक विकास की हम लोग बात कर रहे हैं। आर्थिक विकास कैसे होगा? सर, आपने कोई बिजनेस करना शुरू किया और इस बिजनेस से आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट क्या करेगा? ये प्रोडक्ट एक तो डिमांड जो है, इस डिमांड को पूरा करेगा, इसी के साथ में यह एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगा, एम्प्लॉयमेंट, और इससे आपका जो इंपोर्ट है ये इंपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट कम होगा। ये सारी की सारी चीजें हमको यहाँ पे मिल जाती है, ये इसकी फायदा है। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास हो जाता है, रोजगार में वृद्धि हो जाती है, सामाजिक परिवर्तन का माध्यम होता है। तो अगर उद्यमिता विकास प्रोग्राम चल रहे हैं तो इतने सारे फायदे हमको उनसे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रयास, औद्योगिक नीति प्रस्ताव, कुशल वाणिज्यिक नीतियां बनाई है सरकार ने, औद्योगिक लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण, समितियों का गठन, व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा विकास, कार्यशालाओं एवं सम्मेलनों का आयोजन करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम और परामर्श सहायता कार्यक्रम। तो सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं उसमें पॉलिसी मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि सरकार नीति बनाती है और उन्हीं नीतियों के माध्यम से ही चीजें हो पाती हैं। तो नीति निर्माण का काम किसका है? सरकार का, इस बात को ध्यान रखना। कुशल वाणिज्यिक नीतियां, अच्छी नीति बनानी चाहिए। औद्योगिक लाइसेंस, इंडस्ट्रियल जो लाइसेंस दिए जाते हैं वो भी सरकार की प्रोसेस है। समितियों का गठन, अच्छी समिति बनानी चाहिए। ये सारे के सारे सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। राष्ट्र के आर्थिक विकास में उद्यमशीलता कार्यक्रम की भूमिका, क्या भूमिका है उद्यमशीलता जो कार्यक्रम है इसकी राष्ट्र के आर्थिक विकास में? अभी तक आपने जो चीजें पढ़ी वो उद्यमिता क्या है, ठीक है, कैसे शुरू किया जा सकता है, कौन कौन सी चैलेंजेस हैं, सारी चीजें और उनकी भूमिका क्या हो सकती है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं जो राष्ट्र है, राष्ट्र, इस राष्ट्र के विकास में उद्यमशीलता की क्या कार्यक्रम है? देखो, छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा कर देता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन इनके द्वारा किया जाता है। पिछले क्षेत्रों में औद्योगिकरण से जैसे गतिविधियों को बढ़ावा देकर विकास में मदद होती है, इससे डेवलपमेंट आ जाता है। औद्योगिक मलिन बस्तियों को हटाकर स्वच्छ बस्तियों का विकास में सहायक होते हैं, स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग में सहायक होते हैं, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में वृद्धि में सहायक होते हैं। तो देखो, अगर हम उद्यमिता को बढ़ावा देंगे तो उसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने से ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी सुधर जाएंगी, इस बात को ध्यान रखना। इससे आर्थिक उत्पादन बढ़ेगा, आर्थिक उत्पादन बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो आप जानते हैं कि सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है भाई, याद रहेगा सारी चीजें, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं। अब इनका मूल्यांकन, देखो मूल्यांकन तो आने की उतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि भारत में इनका आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जाए। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, सरकार के कौन कौन से प्रोग्राम हैं? जैसे स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप मेक इन इंडिया है,
स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, स्टैंड अप, ठीक है, स्टैंड अप। सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेनिंग है, सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम और पीएम मुद्रा योजना। पीएम मुद्रा योजना ने अभी रिसेंटली 10 साल पूरे किए, ये 10 ईयर इन्होंने पूरे कर लिए। अगर आप देखेंगे कि स्टार्टअप और मेक इन इंडिया की जब बात करते हैं तो स्टार्टअप और मेक इन इंडिया ने 2024 में, इन्होंने भी 2024 में 10 ईयर जो हैं ये कंप्लीट किए, ये इनको 10 साल पूरा कर चुके हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो ये स्कीम है, जैसे स्टैंड अप इंडिया ही पूछ ली जाए आपसे, स्टार्टअप इंडिया पूछ लिया जाए, तो आपने जब करंट अफेयर्स को पढ़ा होगा या जीएस वाले सेगमेंट को जब पढ़ा होगा तो ये स्कीमें पढ़ी तो होंगी आपने, ऐसा नहीं कि पढ़ी नहीं है, पर अब ये हमें एक स्पेशल पेपर में मदद करेंगे, ये आपने नहीं जाना होगा। आज हम इनको समझने की कोशिश करते हैं, इनके डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टार्टअप इंडिया योजना। स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत हुई 16 जनवरी 2016 से और घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2015। मतलब इनको भी अभी रिसेंटली 10 ईयर्स कंप्लीट करेंगे और ये 10 साल कब कंप्लीट कर लेंगे बच्चे? ये 10 साल कंप्लीट कर लेंगे 15 अगस्त 2025 को, ठीक है, अगस्त में 10 साल कंप्लीट कर लेगा, सॉरी मैं 14 बता रहा था। तो ये शुरुआत कब हुई? 16 जनवरी 2016 को, और घोषणा कब हुई? 15 अगस्त 2015। लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अनाउंस किया था, ध्यान रखना। उद्देश्य क्या है? नव प्रवर्धन को निरंतर रूप से जारी रखने तथा आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर उद्यमशीलता और नए प्रयोगों को प्रोत्साहन देना, भारतीय युवाओं को नौकरी याचक से नौकरीदाता के रूप में परिवर्तित करना। ये लॉन्च हुई 16 जन 2016 को, अनाउंसमेंट हुआ था 15 अगस्त 2015 को। देखो दोनों डेट कितनी यूनिक है, 16 अगस्त 2016, 15 अगस्त 2015। टू फोस्टर innovation and strengthen economic growth, to encourage entrepreneurship and new experiment by creating favorable environment, to transfer Indian youth from job seeker to job givers। ये इसके पर्पज है। ये कहना चाहते हैं कि भारत में जो स्टार्टअप कल्चर है उस स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा दिया जाए, इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेब्लिश की जाए, और इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा हुआ कि भारत का जो यूथ है ये जॉब सीकर से जॉब देने वाला बन जाएगा, कब तक वह जॉब मांगता रहे। और एक कड़वी सच्चाई ये भी है बेटा, देखो आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा रेगुलर पढ़ाई करेगा, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेगा, बिना किसी डिस्टरबेंस के या नेगेटिव हुए पढ़ाई करेगा, वही एक बच्चा ऐसा है जिसके सिलेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी सारे बच्चों की स्थिति तो आप लोग जानते ही हैं कि किस पर्पज़ के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर 2 मार्कर में लिखने आता है तो आप इतना भी लिख सकते हैं, और अगर 7 मार्कर में लिखने के लिए आता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आप इसको थोड़ा सा लिख दीजिएगा, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप की परिभाषा, वह इकाई जो भारत में 5 साल से अधिक समय की अवधि से पंजीकृत नहीं है और जिसका वार्षिक टर्नओवर किसी भी वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ से अधिक का नहीं है, आप उसे एक स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप की भी डेफिनेशन है कि 5 साल से ज़्यादा समय तक रजिस्टर्ड नहीं है। अगर 5 साल से ज़्यादा का आपका समय हो गया रजिस्ट्रेशन का तो फिर आप स्टार्टअप नहीं कहलाएंगे। और अगर आपकी जो टर्नओवर है किसी भी कंडीशन में 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 25 से करोड़ 1 लाख जाता है तब भी आप स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप कार्य योजना, स्वयं प्रमाण पर आधारित अनुपालन व्यवस्था, स्टार्टअप इंडिया का हब, कानूनी सहायता तथा तेजी से पेटेंट परीक्षण, सरल निकासी, धन की व्यवस्था और गारंटी, ये सारी फैसिलिटी इस स्कीम के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएंगे, ठीक है। स्टार्टअप कोर्स के तरीके, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, बेसिक चीजें बस आपने याद रखनी है और बेसिक चीजें हमें जानने के लिए बहुत सफिशिएंट है, ध्यान रखना। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम का प्रभाव क्या हुआ सर? इसका प्रभाव, जहां 2016 में 452 ही स्टार्टअप्स थे, देखो इसने क्या काम किया, वर्तमान में इनकी संख्या अप्रैल 2024 तक 1.40 लाख हो चुकी है। आप कल्पना कर रहे हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ 10 साल में, सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर्स में ये संख्या 1.40 लाख पहुंचा दी है 452 से। आप कल्पना कीजिए अगर 1990 में स्टार्टअप कल्चर आ जाता तो क्या स्थिति होती, हम चाइना और अमेरिका से भी ऊपर होते, ठीक है।
इन स्टार्टअप्स ने 15.53 लाख प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया है। इनमें से 67,500 स्टार्टअप में महिला डायरेक्टर हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट में भी इसने हेल्प की है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। 2022 में भारतीय स्टार्टअप्स ने 42 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आकर्षित किया और वर्तमान में भारतीय स्टार्टअप की रोजगार प्रदान करने की क्षमता 2 लाख प्रति वर्ष हो गई है। मतलब 2 लाख जॉब क्रिएट करते हैं स्टार्टअप। मतलब अगर आप भारत में रहते हैं, पूरे भारत में, और आपके अंदर स्किल्स हैं, यू आर स्किल्ड इनफ, आपने अच्छी एजुकेशन ली है, तो 2 लाख जॉब क्रिएट होती हैं। अब आप सोचो कि अगर एक साथ 20 लाख बच्चे पास हो रहे हैं, 20 लाख जॉब आ जाए, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सबको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये इसका प्रभाव हुआ है स्टार्टअप इंडिया का। जागरूकता का अभाव, कौशल का अभाव, ठीक है, स्टार्टअप्स की विफलता की उच्च दर, नवाचार इकोसिस्टम का अभाव, अपर्याप्त संरचना और नियामक बाधाएं, ठीक, ध्यान रखना। तो स्टार्टअप इंडिया जो कार्यक्रम है, इसके प्रभाव, मतलब इससे पहले हम इस तरीके की चीजें थी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो सभी प्रॉब्लम का समाधान हमें इसके अंतर्गत मिल गया है, ठीक, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं कि भारत में जागरूकता की कमी है, बिल्कुल कमी है। कौशल का अभाव है, बिल्कुल कमी है। स्टार्टअप विफलता की उच्च दर है। उच्च दर हाई क्यों है? क्योंकि ये सब है। नवाचार इकोसिस्टम का अभाव है, हम परंपरागत चीजें करना चाहते हैं। जैसे अभी एक हमारे मिनिस्टर हैं, उन मिनिस्टर ने एक स्पीच दी थी और उसमें बोल दिया था कि भारत में स्टार्टअप के नाम पर फूड डिलीवरी और ग्रोसरी डिलीवरी ही ऐप बन रहे हैं। काफी हद तक उन्होंने सही भी बोला था। आप बताइए इन स्टार्टअप्स के अलावा और कौन स्टार्टअप है? चाहे आप ओयो के फाउंडर की बात कर लें, ओला के फाउंडर की बात कर लें, ठीक है, या जेप्टो, या ये जो ब्लिंकिट हैं, ये कर क्या रहे हैं? ये कर तो वही रहे ना। हमें और इनोवेटिव होना पड़ेगा, हमें सारे डिमेंशन खोजने पड़ेंगे। सारे डिमेंशन खोजेंगे तब जाके इंडिया में स्टार्टअप कल्चर अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। चलिए, स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल 2016 वित्त मंत्रालय ने इसको शुरू किया था और इसे 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब अभी ये वर्क कर रही है। महिलाओं SC ST के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र एवं कृषि से संबंधित गतिविधियों में ग्रीन फील्ड उद्योग हेतु ऋण प्रदान करना। लाभार्थी 18 से अधिक आयु वाले SC ST और महिलाएं होनी चाहिए। तो इसका पर्पस बेटा क्या है? इसका पर्पस यह है कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। और ये किसको सपोर्ट कर रही है? SC ST और जो महिलाएं हैं इनको सपोर्ट करती है। ठीक है, उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच में बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है स्टैंड अप इंडिया। इसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति इस योजना से किसी भी समय खुद को अलग कर लेता है, वह भविष्य में वार्षिक प्रीमियम चुकाकर कभी भी इससे जुड़ सकता है। मतलब अगर आप अलग कर लेते हो तो वार्षिक प्रीमियम चुका दीजिए और दोबारा इस स्कीम से जुड़ जाइए। ठीक है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना, 2022 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी 16% से बढ़ाकर 25% करना। विनिर्माण क्षेत्र में 2022 तक 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर विकसित करना। तो मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था और ये भी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनका एक बड़ा ड्रीम है। और इस ड्रीम के थ्रू हम डिफेंस सेक्टर में काफ़ी सेल्फ रिलायंट हुए हैं। हम टॉय सेक्टर में, ठीक है, इंडस्ट्री, इन सब में धीरे 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 सेल्फ रिलायंस होते जा रहे हैं। और ये हमें एक दिन बहुत, यही छोटे छोटे स्टेप हैं जो आगे आने वाले समय में भारत को और आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो 14 में शुरुआत की गई थी और इसके ये लक्ष्य कौन कौन से हैं, इन लक्ष्यों को प्लीज आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, देख लीजिएगा। समावेशी विकास के लिए ग्रामीण प्रवासियों एवं शहरी गरीबों में उचित कौशल का विकास करना, स्किल डेवलपमेंट करना, दयनीय विकास को सुनिश्चित करना, भारतीय विनिर्माण क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ठीक है, अब क्या है सर? निवेश को सुविधाजनक बनाना, नव प्रबंधन को बढ़ावा देना, कौशल विकास में वृद्धि करना। ये वही कॉमन सी चीजें जो हर जगह आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके 4 स्तंभ है। क्या है?
नई कार्यविधि, ठीक है, नई कार्यविधि, न्यू माइंडसेट है, न्यू बुनियादी ढांचा है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, नए क्षेत्र हैं और नया दृष्टिकोण है, नया दृष्टिकोण है। तो 4 स्तंभ हैं। आपसे कोई पूछेगा कि जो मेक इन इंडिया है ये कितने पिलर पे या कितने स्तंभ पे काम करती है, 4 इसके स्तंभ हैं। सर 4 कौन कौन से हैं, आप इसको एक बार देखिए भाई, कि न्यू मेथोडोलॉजी है, नई कार्यविधि है, नई तरीके से काम करना शुरू करना पड़ेगा, परंपरागत तरीके से नहीं चलती चीजें, नई बुनियादी ढांचा है, नए क्षेत्र हैं और नया दृष्टिकोण है। ये सब इसके 4 पिलर हैं मेक इन इंडिया के। मेक इन इंडिया के तहत कौशल विकास के प्रयास, पीएम कौशल विकास योजना को शुरुआत की गई, स्किल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की गई, नवीन आईआईटीएच की स्थापना की गई, शिक्षा व प्रशिक्षण में खर्चों में वृद्धि की गई, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा श्रम सुविधा पोर्टल, काफी सारी चीजें की गई। स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत इन सारी चीजों को बेहतर बनाने के लिए या बेहतर तरीके से काम करने के लिए सरकार ने काफी सारे प्रयास यहाँ पे किए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में इसको प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने हेतु सुरक्षा, अनुपालन और सामानों की गुणवत्ता में सुधार करते हुए प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित करके आयात निर्भरता को कम करना और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना। जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसका एम बड़ा सिंपल है बेटा, बड़ा सिंपल है कि हमें सेल्फ रिलायंट इंडिया बनना है। और सेल्फ रिलायंट इंडिया की 3-4 चीजें हैं। पहला तो क्वालिटी प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बढ़ाना है, स्टैंडर्ड्स को हाई करना है, और जो इंपोर्ट है इस इंपोर्ट को कम करना है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, ग्लोबल मार्केट में अपनी रीच को बढ़ावा देना है, और लोकल उत्पादों को हम लोग प्रेफरेंस देंगे। लोकल फॉर वोकल आपने सुना होगा। आजकल डोनाल्ड ट्रंप भी पागल हो गया है इस तरीके की बातें सुन के कि भारत ऐसा कर सकता है तो हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते, हम भी लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देंगे। वो भी पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। ठीक है भाई, डन। चलिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक प्रोत्साहन। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की। यह पैकेज कोविड-19 महामारी की दिशा में सरकार का एक प्रभावी कदम था। ठीक है, चलिए, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। आत्मनिर्भर के 5 स्तंभ हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ हैं। क्या है देखो, सबसे पहले है इकोनॉमी, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, फिर है बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर है सिस्टम, सिस्टम, फिर है डेमोग्राफी, और फिर है डिमांड। तो ये सारे के सारे 5 स्तंभ हैं और इस पर ही आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, ध्यान रखना। अर्थव्यवस्था जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो। अवसंरचना, ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने। सिस्टम, 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली है। गतिशील जनसंख्या जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। मांग, भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। ये इसके पिलर है, ध्यान रखना। आत्मनिर्भर भारत के नए अध्याय की शुरुआत, भारत के ये 5 पिलर हैं, ये 5 स्तंभ हैं। ये 5 स्तंभों को एक बार आप लोग देख लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा, पर अभी उद्यमिता में एक बार देख लीजिए। एक एंटरप्रेन्योर या एक एंटरप्रेन्योर की जो सोच है, इस सोच के आधार पर चलिए, तो देखो भाई, क्या पिलर है आत्मनिर्भर भारत के 5? अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, क्वांटम जंप, नॉन इंक्रीमेंट चेंजेस लाने, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक भारत की पहचान बनाना है। सिस्टम, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। डेमोग्राफी, सबसे बड़े लोकतंत्र की वाइब्रेंट डेमोग्राफी। डिमांड और सप्लाई चेन की पूरी क्षमता का प्रयोग करना। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत अभियान है। जीडीपी करीब 10% के बराबर
20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसके लिए दिया है। और ये सारी चीजें सरकार कर रही है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। तो आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर हैं, ये 5 के 5 पिलरों को आपने याद रखना है और इसी तरीके से अगर पूछा जाएगा तो आप इसको लिख देंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब इसके चरण क्या है? प्रथम चरण आत्मनिर्भर 1.0, इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। पहले फेज में आत्मनिर्भर भारत में सेक्टर लाइक मेडिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, टॉयज, और इन पे सरकार काम कर रही है, ध्यान रखना। हम टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, हम टॉय में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, हम मेडिकल में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो पहले चरण में हमने कुछ बिंदुओं पे फोकस किया, इनको डेवलप बनाना था और इसी को फिर आगे बढ़ाना था। तो पहले वाले चरण में सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इस चरण के अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना आदि योजनाओं को शामिल किया गया। तो सरकार ने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें की, काफ़ी सारी स्कीमें इसमें लॉन्च की और जो पहला फेज है, इस पहले फेज को काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग पूरा कर पाए। द्वितीय चरण, इस चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरे चरण में क्या क्या चीज़ें मतलब प्रमोट की जा रही हैं, आप इसको थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, अब आत्मनिर्भर भारत के लाभ क्या है, क्या तीसरा चरण देख लीजिए पहले। आत्मनिर्भर भारत 3.0 ये 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुई। इस चरण के अंतर्गत पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, नाबार्ड के माध्यम से सारी चीजें यहां पे की गई। इस बात को आप प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तृतीय चरण ये 1 अक्टूबर 2020 से लागू हुआ था और इसमें इतनी सारी चीजें हमने कर दी थी, आप इस बात को ध्यान रखना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एक स्कीम है जो 22 अगस्त 2023 से भोपाल से शुरू हुई थी, तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा। योजना के अंतर्गत युवाओं को काम सिखाने के बदले 8 से 10 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। काम सीखने के बाद भी खुद का स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, साथ ही उद्योगों में परमानेंट जॉब भी मिल सकेगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में प्रशिक्षण कंपनियों का पंजीयन 7 जून 2013 में शुरू किया गया था। मामाजी ने एक स्कीम लॉन्च की थी कि अगर आप पढ़ना नहीं चाहते और आप कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, तो जो भी स्किल आपके पास, जैसे मान लीजिए कुछ भी आपको आता है, आप इलेक्ट्रीशियन हैं, तो सरकार आपको इलेक्ट्रीशियन होने की ट्रेनिंग देगी, सर्टिफिकेशन देगी, जिससे आप खुद का कोई जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, या किसी कंपनी में जॉब करने जाएंगे तो वो सर्टिफिकेशन आपको हेल्प करेगा। आप दूसरा कोई भी काम करते हैं, सरकार उसकी भी आपको ट्रेनिंग देगी और ट्रेनिंग के टाइम पर 8 से 10 हज़ार रुपये का स्टाइपेंड देगी। और जब आप कैपेबल इनफ हो जाएंगे, अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, तो सरकार समझती है कि आपको जॉब भी मिल जाएगी और अपना खुद का रोजगार भी आप शुरू कर सकते हैं। 2023 से इसको शुरू किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, तो 12th पास को इसमें कितना पैसा मिल रहा था? 8,000 रुपये। ITI पास को 8500 रुपये और डिप्लोमा पास को 95,000 रुपये। स्नातक पास जो थे, जिनके पास ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता थी, उनको सरकार 10,000 रुपये प्रोवाइड करा रही थी। यहाँ से सीख के फिर आप अपना सेल्फ कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहें, शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये सारे लाभ मिलेंगे कि उद्यमितक उन्मुख प्रशिक्षण, नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षण, ये जो भी हम लोग अभी तक पढ़ के आए वो सारी की सारी चीज़ें इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको मिल रही थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, 2015 में शुरू की गई थी। न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और इस योजना के तहत लगभग 65% लाभार्थी महिलाएं हैं। ये अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी, अभी अप्रैल 2025 में इसने 10,000 पूरे कर लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्रा स्कीम आपसे आएगी इस वाले पेपर में। बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? ऐसे लोग जो बैंकिंग सुविधाओं से दूर हैं, उन लोगों के लिए धन की व्यवस्था करना। भैया धन तो उपलब्ध कराना पड़ेगा और मुद्रा योजना ने इसमें काफी काम किया है। तो धन की सुविधा उपलब्ध कराना। और क्या है? अंतिम वित्त पोषक, लास्ट माइल फाइनेंस से अनौपचारिक क्षेत्र के अधिकांश सूक्ष्म व लघु उद्योगों को प्रदत्त वित्त की लागत में कमी लाना। जो SMEs ही हैं, है ना, हम लोग बात करते हैं MSME की, इनको फिनांस कम या सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना। एक तो फिनांस प्रोवाइड कराना, और फिनांस अगर प्रोवाइड करा देंगे तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री डेवलप हो जाएंगी, ध्यान रखना। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। बैंक तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां द्वारा निम्नलिखित 3 प्रकार के ऋण आवंटित किए जाते हैं। पहला शिशु ऋण है,
50,000 रुपए तक के ऋण, किशोर 50,000 से 5 लाख रुपए तक के ऋण, और तरुण है 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के ऋण। ये 3 प्रकार के ऋण इसमें दिए जाते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कुछ PYQ हैं जो इस टॉपिक से आपसे पूछे गए थे, और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालांकि थोड़ा सा फैक्चुअल टॉपिक है, और इसी टॉपिक के साथ में हमने जो पहली यूनिट है, इस पहली यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, और जल्दी ही हम इस पहली यूनिट का एक मैराथन लेक्चर आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो फिर आप उससे इसको रिवाइज भी कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम कौन सी यूनिट आपको पढ़ाएं एक बार बता दीजिएगा, उस पर हम काम करना शुरू कर देंगे। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।